वेलकम टू A3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के नागरिकता को पढ़ा था और अभी तक हम लोगों ने प्रस्तावना, राज्य क्षेत्र और नागरिकता को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो मौलिक अधिकार से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को आप लोग एग्जाम में मिस नहीं करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि मौलिक अधिकार। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो हमारा उत्तर होगा भाग 3 में। कि भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। अगर ये पूछ दिया जाए कि किन किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार है, कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद याद रखेंगे हम लोग 12 से 35। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के कितने ऐसे अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकार से संबंध रखते हैं, तो हम लोग पट से क्या करेंगे, 35 में से 12 को घटा देंगे, है ना, और हमारा आंसर आ जाएगा 23, है ना। लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुल मिलाकर आप 12 से 35 तक गिनेंगे तो 24 अनुच्छेद ऐसे होंगे जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंध रखते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 24, ना कि 23। बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले बात हमारे मन में ये उठती है, मौलिक अधिकार अधिकार अधिकार, तो सबसे आगे में ये प्रश्न है अधिकार, कि आखिर ये अधिकार क्या होता है। तो अगर अधिकार की परिभाषा देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। एक बोसांकी कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकार एक दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। अगर दूसरे परिभाषा आपको देखें तो कह सकते हैं कि अधिकार, यहाँ पर अधिकतर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकार, अधिकार व्यक्तियों के वैधानिक दावे हैं। अब आगे बढ़ते हैं लोग। अच्छा, मन में आ जाएगा कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अधिकार तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो कुछ अधिकार हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, उस सब चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि एक प्राकृतिक अधिकार, एक मानव अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक मौलिक अधिकार। तो इन चारों अधिकारों को हम लोग बारी बारी से पहले समझते हैं कि ये प्राकृतिक अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक अधिकार। अगर हम लोग प्राकृतिक अधिकार को देखें, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल राइट्स, है ना। तो प्राकृतिक अधिकार को अगर हम लोग देखें, प्राकृतिक अधिकार में अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक अधिकार किसको कहेंगे? सबसे पहला बात तो सिंपल सा बात है कि ऐसा अधिकार जो कि प्रकृति हमें दी है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो अधिकार हमें प्रदान किया गया वो क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकार जब प्राप्त होगा तो प्रकृति अगर देगी, यानी अर्थात ईश्वर देगी, तो सभी को देगी। तो ये अधिकार मनुष्य को भी प्राप्त है और जानवरों को भी प्राप्त है, यानी कि मनुष्य और पशु दोनों को प्राप्त है। कौन सा अधिकार? प्राकृतिक अधिकार। जैसे कौन कौन से अधिकार इसमें आ जाते हैं? जैसे बोलना, सुनना, हंसना, देखना, रोना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना, ये जो तरह तरह का अधिकार हैं ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, इसलिए इसके कहते हैं हम लोग प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। अगर हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक अधिकार का जनक किसे माना जाता है, तो सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार के बारे में जॉन लॉक ने क्या क्या वर्णन किया था प्राकृतिक अधिकार के, इसलिए हम लोग जॉन लॉक को प्राकृतिक अधिकार के क्या मान सकते हैं? जनक मान सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। दूसरा अधिकार है मानव अधिकार। अब देखिए, हम सभी क्या है? मानव है। तो मानव को मानव होने के नाते भी क्या है? कुछ अधिकार मिला है। तो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये क्या? यही है क्या? मानवाधिकार। ये जो मानवाधिकार होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो अगर पूछ लिया जाए तो प्रकृति होती है इसकी सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब ये मानव, ये जो मानव अधिकार है इनकी प्रकृति कैसी होती है? सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक मतलब हर जगह पर ये पाया जाएगा। अच्छा, मानव अधिकारों का घोषणा कब किया गया? तो हम लोग को याद रखना है कि 10 दिसंबर 1948 को। प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई, तो हमारा आंसर होगा 10 दिसंबर 1948। और ये पूछ लिया जाए कि जो इसका संविधान बना है, जो इसकी घोषणा की गई थी, तो इसके संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। और पूछ लिया जाए प्रस्तावना कितनी है, तो प्रस्तावना 1 है।
तो मानव अधिकार जो मानव को प्राप्त हो, इसकी प्रकृति कैसी होगी? सार्वभौमिक होगी। सार्वभौमिक मतलब हर जगह मिलेगी। और इसे कब स्वीकार किया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 30। और प्रस्तावना कितनी है? तो 1। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार क्या होता है? तो कानूनी अधिकार क्या होगा? किसी देश की कानून के द्वारा हमें दिया जाएगा। तो किसी देश के कानून के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? कानूनी अधिकार कहते हैं। तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? कानूनी अधिकार के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अगर हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। तो कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के लिए सीधे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। अब अंतिम में देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो मौलिक अधिकार सिंपल सा बात कि ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या हो? आवश्यक हो, है ना। और इनकी प्रकृति कैसी हो? मौलिक हो। इसे क्या कहेंगे हम लोग? मौलिक अधिकार कहेंगे। तो ऐसा अधिकार जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो, है ना। और ये जो अधिकार होता है किसी देश के संविधान के द्वारा वहाँ के लोगों को द्वारा दिया जाता है। और ये जो मौलिक अधिकार होता है किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए होते हैं। तो ऐसा अधिकार क्या कहलाएगा? मौलिक अधिकार कहलाएगा। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आखिर मौलिक अधिकार क्यों दिया जाता है? मौलिक अधिकार हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम क्या कर सके? अपना सर्वांगीण विकास कर पाए। तो सर्वांगीण विकास मतलब जैसे कि भौतिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो मौलिक अधिकार हमें इसलिए प्राप्त होते हैं ताकि हम अपना विकास कर पाए, चाहे वो भौतिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, या फिर आर्थिक विकास हो, या फिर आध्यात्मिक विकास हो। अब समझते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार शब्द, मौलिक अधिकार जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, आखिर ये शब्द आया कहाँ से? ये ख्याल आया कहाँ सबसे पहले? सबसे पहले किसने मौलिक अधिकार दिए? कैसे मिला? कब मिला? इन सब चीज़ों को हम लोग पहले जानते हैं दुनिया के लेवल पर कि संसार में सबसे पहले मौलिक अधिकार किसने दिए, किसको दिए, है ना, कब दिए। तो अगर हम लोग को पूछा जाए कि सबसे पहले मौलिक अधिकार को किसने दिया, तो 1215 की कहानी है। तो वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। 1215 में एक राजा थे इंग्लैंड में जिनका नाम था किंग जॉन। तो किंग जॉन जो है अपनी जनता को क्या करते हैं? लिखित रूप में कुछ अधिकार देते हैं। तो लिखित रूप में जो अधिकार देते हैं, वो जो अधिकार पत्र था, उस अधिकार पत्र को उन्होंने क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। तो सबसे पहले इंग्लैंड में किंग जॉन के नाम के एक राजा ने 1215 ईस्वी में अपने लोगों को कुछ अधिकार लिखित रूप में दिए। वो अधिकार जो दिए थे उन्हें क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से शुरू हो जाता है? तो 1215 से ही। किसने दिया? किंग जॉन ने दिया। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के। और इसको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए क्या ये लिखित था, तो ये लिखित था। अब बात बढ़ती आगे। लगभग 550 साल बीत जाते हैं। 550 साल के बाद क्या होता है कि अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है आपका 1776 में। तो जब अमेरिका 1776 में आज़ाद हो जाता है, तो अमेरिका का जब संविधान बनता है मार्च 1789 में, तो मार्च 1789 में क्या होता है? अमेरिका का संविधान बनता है। तो इस अमेरिका के संविधान वालों ने भी क्या किया? अपने संविधान में जगह दी किसको? मौलिक अधिकारों को। तो ये जो मौलिक अधिकार थे उन्हें उन लोगों ने क्या कहा? बिल ऑफ राइट्स कहा। क्या कहा? बिल ऑफ राइट्स कहा। तो हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले इंग्लैंड के बाद किसके यहाँ? अमेरिका कब? मार्च 1789 में। और क्या दिए? बिल ऑफ राइट्स दिए, जो कि मौलिक अधिकारों के ही जैसा था। अगर हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहला लिखित मौलिक अधिकार किसने दिया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड होगा। अगर हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि संविधान में सबसे पहले लिखित रूप से मौलिक अधिकार किसने दिया, तब हमारा आंसर अमेरिका हो जाएगा। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके जस्ट बाद फ्रांस, ये भी 1789 में क्या करते हैं? अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं, जिसे क्या कहता है? चार्टर। यहाँ चार्टर नहीं होगा, चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मेंस एंड सिटीजन्स। तो 1789 में फ्रांस के द्वारा भी अपने जनता को क्या दिया जाता है? चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मेंस एंड सिटीजन्स दिया जाता है, जो कि मौलिक अधिकार ही था। लेकिन नाम भले अलग अलग हो, कोई बिल ऑफ राइट्स कहे, कोई चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मेंस सिटीजन्स कहे, कोई मैग्ना कार्टा कहे, लेकिन बात क्या है? अधिकारों की ही हो रही है। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि फ्रांस को हम लोग टिक करें या फिर अमेरिका को टिक करें। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे पहले लिखित रूप से संविधान में मौलिक अधिकार किसने दिया, तो
तो इन दोनों चीज़ों में विवाद हो जाता है। तो स्पष्ट कर देते हैं आपको कि हमेशा हम लोगों को अमेरिका ही टिक करना है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों को संविधान में लिख कर दिया था अमेरिका ने। इन्होंने मार्च में ही दे दिया था, मार्च 1789 में, और जो फ्रांस ने दिया था वो दिया था अगस्त में। 1789 में इन्होंने ही दिया था, लेकिन फिर भी कब दिया था? तो अगस्त में। तो सबसे पहले मार्च हो जाता है, तो इसलिए आंसर हमारा होगा मार्च में। तो क्लियर याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले मौलिक अधिकार संविधान में किसने दिया लिखित रूप में, तो अमेरिका ही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भारत के संविधान में जो आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, ये भारत में मौलिक अधिकार कैसे आया, कहाँ से आया मौलिक अधिकार, किसने इसकी चर्चा सबसे पहले की? तो सबसे पहले 1895 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। आप लोग नाम से अच्छी तरह से परिचित होंगे। इन्होंने क्या किया था, एक स्वराज बिल लाया था, और इस स्वराज बिल में क्या किया था, पहली बार मांग की थी किसकी, मौलिक अधिकारों की। तो बाल गंगाधर तिलक को लगा 1895 के आसपास कि हमारी देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, ब्रिटेन वाले अपने लोगों को क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक स्वराज बिल तैयार किया था, और उस स्वराज बिल में पहली बार मांग की थी किसकी, मौलिक अधिकारों की। तो अगर हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। कब की? 1895 में। किस बिल में की, तो स्वराज बिल में। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, याद रखने वाला बिल है, प्रश्न है कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का संवैधानिक बिल किसे कहते हैं, तो भारत का संवैधानिक बिल भी किसे कहते हैं, स्वराज बिल को कहते हैं। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब मौलिक अधिकारों की मांग की गई किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो क्या उसे मौलिक अधिकार मिला? तो हमारा उत्तर होगा अंग्रेजों ने हमें मौलिक अधिकार नहीं दिया। बात यहाँ पर बीत जाती है, समय बीत जाते हैं लगभग 30 साल का। 30 साल के बाद 1925 में एक एनी बेसेंट नाम की महिला थी, उन्होंने भी क्या कहा कि नहीं, भारतीयों को क्या मिलना चाहिए, कुछ अधिकार मिलना चाहिए। तो इन्होंने भी अधिकारों की मांग की, जिसे क्या कहा गया, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशंस। तो 1925 में भी मौलिक अधिकारों की मांग किसने की, एनी बेसेंट ने की, और किस नाम से की, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशंस के नाम से। अब यहाँ भी हमें मौलिक अधिकार नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। अब फिर 3 साल बीत जाते हैं, हमारे देश में आते हैं मोतीलाल नेहरू जी। समय है 1928 का। तो मोतीलाल नेहरू जब नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं 1928 में, तो इस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। तो मौलिक अधिकारों की चर्चा कहाँ की गई थी, 1928 के नेहरू रिपोर्ट में, जिसे किसने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। अंग्रेज ने फिर भी हमें मौलिक अधिकार नहीं दिए, मौलिक अधिकार हमें यहाँ पर भी नहीं मिला। तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होते रहता था। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है कब, 1931 में। तो 1931 में इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इन्होंने भी क्या किया, मौलिक अधिकारों की मांग की, लेकिन यहाँ पर भी हमें मौलिक अधिकार नहीं मिला। कहानी आगे चलते जाएगी। हम लोग 1895 से मांग करते आ रहे हैं, फिर भी हमें मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है। तो कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांगा, स्वराज बिल के थ्रू मांगा, है ना। उसके बाद फिर 1925 में एनी बेसेंट ने मांगा, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशंस के नाम से मांगा। फिर उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मांगा, नेहरू रिपोर्ट के आधार पर मांगा, और 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की, लेकिन हमें मौलिक अधिकार नहीं मिला। अच्छा, अगर हमसे यह पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का अग्रदूत किसे कहते हैं, प्रश्न हमसे यह पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का अग्रदूत किसे कहा जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट को मौलिक अधिकारों का अग्रदूत भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हम लोगों को मौलिक अधिकार नहीं मिला था, कब तक, 1931 के कराची अधिवेशन तक। आगे क्या हुआ, फिर 1931 में क्या हो रहा था कि गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था, लंदन में। तो 1930 से गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया था। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, और 1932 में तीसरा हुआ था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 1931 में हुआ था। इसमें हमारे देश के जो तभी नेता थे महात्मा गांधी, जिन्हें हम आज राष्ट्रपिता भी कहते हैं, वे पहुंचे कहाँ पर, लंदन। और लंदन पहुंचे थे बहुत सारी मांगों को लेकर। उनमें से एक मांग थी मौलिक अधिकार की मांग, कि हमारे देश की जनता को भी क्या दिया जाए, मौलिक अधिकार दिया जाए। तो जब गांधी जी वहां गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और लंदन में अपनी बात रखी, और उन्होंने भारतीय
जनता के लिए क्या मांगा, मौलिक अधिकार मांगा, तो उसे मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। तब गांधी जी वहाँ से जब लौटे लंदन से इंडिया, तो सभी लोग इंडिया के इंतजार में थे कि गांधी जी गए हैं, बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, वो तो इस बार अधिकार लेकर आएंगे। जब उधर से गांधी जी लौटे तो उनका कथन था कि मैं बिल्कुल खाली हाथ लौटा हूँ, मैं लंदन से गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटा हूँ। तो भारतीय जनता फिर से निराश हो गई, तो यहाँ पर भी मौलिक अधिकार नहीं मिला। उसके बाद बनकर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि सबसे बड़ा अधिनियम था। सभी लोगों को इंतजार था, सभी लोगों को आशा थी कि शायद इस भारत शासन अधिनियम में क्या मिल जाए, हम भारतीयों को मौलिक अधिकार मिल जाए। किंतु अब यहाँ भी ऐसा नहीं होगा। जब मौलिक 1935 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ा गया, तो इस भारत शासन अधिनियम में भी मौलिक अधिकार का कोई प्रावधान नहीं था। अब समय बीत जाता है, इसके बाद 10 साल और समय आता है 1945 का। 1945 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति बनी इस मौलिक अधिकार को लेकर, इसको कहा गया तेज बहादुर सप्रू समिति। तो इस तेज बहादुर सप्रू जी ने क्या किए, मौलिक अधिकार को तोड़कर दो भाग कर दिए। गुस्सा आ गया इनको, क्योंकि जो मौलिक अधिकारों की हम लोग मांग कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था। तो ये बोले कि अच्छा ठीक है कि सारा मौलिक अधिकार मत दीजिए, हम इस मौलिक अधिकार को क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एगो को कर देते हैं मौलिक अधिकार, एगो को कर देते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को कोई मौलिक अधिकार अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया गया। अंततः हमारा देश क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 1950 के संविधान में हम लोगों ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, भारत में मौलिक अधिकार कैसे कैसे आया। तो सबसे पहले विश्व में देखेंगे तो 1215 में इंग्लैंड में दिया गया किंग जॉन के द्वारा, फिर अमेरिका में 1789 में मिला, फिर 1789 में फ्रांस में दिया गया चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मेंस एंड सिटीजन्स। उसके बाद भारत में कैसे शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी 1895 में मांग किए, स्वराज बिल के थ्रू मांग किए, नहीं मिला। 1925 में एनी बेसेंट मांग की कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशंस में, उसमें भी नहीं मिला। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी मांग किए नेहरू रिपोर्ट के थ्रू, उन्हें भी नहीं मिला। 1931 का कराची अधिवेशन हुआ, सरदार पटेल जी मौलिक अधिकार का मांग किए, उसको भी नहीं मिला। फिर उसके बाद गांधी जी चल गए गोलमेज सम्मेलन में भाग ले 1931 में, और महात्मा गांधी को भी मौलिक अधिकार नहीं मिला। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें भी किसी प्रकार का कोई मौलिक अधिकार नहीं था। अंत में गुस्से में आकर तेज बहादुर सप्रू ने 1945 में इस मौलिक अधिकार के दो टुकड़े कर दिए, एक कहलाया मौलिक अधिकार, दूसरा कहलाया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, DPSP, डायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और मौलिक अधिकार को शॉर्ट रूप में देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, FR, फंडामेंटल राइट्स। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अंततः अंग्रेजों के द्वारा हमें मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद जब हमने अपने संविधान का निर्माण किया, उस संविधान में हम लोगों ने मौलिक अधिकार का स्थान दिया। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो जब हमारा संविधान पहली बार तैयार किया गया था, जब पहली बार लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। तो अगर हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान के मतलब हमारे भारतीय संविधान जो जब बनकर तैयार हुआ था, अर्थात मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6। तो मतलब एक मौलिक अधिकार क्या किया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कब कम किया गया, अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो कौन कौन से अधिकार थे, तो सबसे पहला है समानता का अधिकार। अगर इससे रिलेटेड अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो 14 से 18, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। कितने अनुच्छेद हो गए, 14, 15, 16, 17 और 18, कुल मिलाकर 5 अनुच्छेद हो गए। किससे रिलेटेड, समानता के अधिकार से। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, 23 से 24। उसके बाद है एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कितना से कितना, 25 से 28। उसके बाद है शिक्षा का अधिकार, कहाँ से, 29 से 30। और फिर है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद सिर्फ 31 में। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो जब हमारा मूल संविधान बना था तो कुल ये 7 जो आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार हमें मिले थे। लेकिन
आगे चलकर क्या होगा, ये संपत्ति का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार था, ये हमारी सरकार के लिए सिरदर्द बन जाएगा। तो फिर इसे क्या किया जाएगा, संशोधन करके इस मौलिक अधिकार को हटा दिया जाएगा। तो वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार आप यहाँ देख रहे हैं, छठा अधिकार जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, आर्टिकल 31 वाला, ये अधिकार को वर्तमान में मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। तो अगर वर्तमान समय में पूछ लिया जाए तो कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? जब हमको मिला था संविधान के थ्रू नए नए, तो 7। कौन सा अधिकार हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 31 में। इस बात को भी हम लोग ध्यान से याद रखेंगे। और ये सब चीज हम लोग याद रखेंगे, समानता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में है और उससे रिलेटेड कितने अनुच्छेद है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें, इन सभी अनुच्छेदों को हम लोग ध्यान से याद रखेंगे। और अब लोग हम बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। अच्छा, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मैंने बताया था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अब ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अगर ये पूछ लिया जाए पहले किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 31 में था। अभी कहाँ पर रखा गया है? अनुच्छेद 300 का कैपिटल ए में। अच्छा, इस कैपिटल और स्मॉल को भी हम लोग ध्यान से याद रखेंगे। आखिर दोनों का मतलब क्या? कहीं पर स्मॉल ए देखने को मिलता है, कहीं कैपिटल ए देखने को मिलता है, दोनों में क्या क्या अंतर है? जो कैपिटल ए है या जो कैपिटल ए बी सी डी कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा हमारे संविधान में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसको बाद में जोड़ा गया है, ये हमारे मूल संविधान के पार्ट नहीं थे। तो जैसे हमें कैपिटल ए बी सी डी कुछ भी दिखाई दे तो सबसे पहले हमारा ध्यान देना चाहिए कि इसको कब जोड़ा और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 300 ए में क्या रखा? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा। तो कब इसको हम लोग रखे? 1978 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसलिए अब हमारे पास मौलिक अधिकार कितना है? 6। तो वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। आगे देखते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं 12 से लेकर 35 तक को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और ये जो हम लोगों ने अधिकार पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सभी अधिकारों को अब लोग हम बारी बारी से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 क्या है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। तो प्रश्न हमसे ये पूछ लिया जाए कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में। अच्छा, फिर से आपके मन में आएगा कि राज्य मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इत्यादि, है ना। लेकिन स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर राज्य की परिभाषा का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है उसमें किसको किसको शामिल किया गया है? तो संघ की विधायिका एवं कार्यपालिका। अच्छा, एक शब्द बार बार तंग करेगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसको अभी थोड़ा सा समझते हैं, आगे भी हम लोग इसके बारे में समझेंगे क्योंकि इसका अभी चैप्टर अलग से हम लोगों को पढ़ना है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर एक एक शब्दों में समझें तो कार्यपालिका मतलब विधायिका मतलब जो कानून का निर्माण करेगा। तो जो हमारे देश में कानून बनाएगा वो कहलाएगा विधायिका। जो इन कानूनों को लागू करेगा वो कहलाएगी कार्यपालिका। और जो इन बने हुए कानून का क्या करेगा? जांच करेगा कि कानून सही बना है या फिर गलत। इसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यायपालिका। फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखें। तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन आ जाएगा? संघ की विधायिका एवं कार्यपालिका, राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन और अन्य प्राधिकरण, ये सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अच्छा, अभी अन्य प्राधिकरण क्या है? तो अन्य प्राधिकरण की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो ये अन्य प्राधिकरण इसमें लिखे हुए हैं इसकी व्याख्या हम लोग समय समय पर करेंगे। तो क्या है अन्य प्राधिकरण? इसकी व्याख्या कभी की गई क्या? देखते हैं इसको आगे। तो एक केस आता है, याद रखना हम लोग को, सोम प्रकाश बनाम भारत संघ 1981 का। तो सोम प्रकाश बनाम भारत संघ का जो केस है 1981 का, इस केस में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देते हुए कहते हैं कि जो अन्य प्राधिकरण है जिसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखे हैं हम लोग, किसको कहेंगे? तो बोला कि जिसमें राज्य का संसाधन लगा हो, कार्यशैली लगी हो और राज्य का पूर्व इतिहास शामिल हो, वो सब क्या आएगा? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो सोम प्रकाश बनाम भारत संघ का मामला कब का है? 1981 का है। इस मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसमें राज्य का संसाधन लगा हो, कार्यशैली लगी हो या पूर्व इतिहास जुड़ा हो, वो सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो कौन कौन सा था?
जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, आईसीएआर, सीएसआईआर, इसरो, इसके अलावा आईसीएआर हो जाएगा, है ना, इत्यादि जो भी हैं सभी क्या होगा, राज्य होगा। इसके अलावा भारत सरकार के जितने भी लोक उपक्रम है, सार्वजनिक लोक उपक्रम, सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम लोग जब आगे चल के राज्य 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 जपेंगे तो वहाँ राज्य का मतलब ये सब आएगा, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, आईसीआर, सीएसआईआर, इसरो, भारत सरकार का सभी सार्वजनिक उपक्रम, इसके साथ साथ राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, है ना, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, स्थानीय स्वशासन, है ना, इन सब चीज़ों को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि ये सब राज्य की बात हो रही है। अच्छा, एक है इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछ लिया जाता है, हम लोग के मन में है कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, आईसीआर क्या है, सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो हो सकता है कि बीसीसीआई जो है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, ये भी क्या हो, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आए, ऐसा नहीं है। तो बीसीसीआई राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो न्यायपालिका है, क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे नहीं। तो न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अगर ये कह दिया जाए कि न्यायपालिका प्रशासनिक काम कर रही है, तब वो क्या हो जाएगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगी। तो सामान्य सा बात हम लोग याद रखेंगे कि न्यायपालिका और बीसीसीआई राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं, किंतु जब न्यायपालिका प्रशासनिक काम करेगी तब उसे हम लोग राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये तो प्रश्न शुरू हो गया, इससे पहले हम लोग कुछ और बात को समझते हैं। अगर हमसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाग 3। अब इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। और जब सबसे पहली बार मौलिक अधिकार दिया गया था, किन के द्वारा, किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड में, तो उन्होंने इसे मौलिक अधिकार नहीं कहा था, क्या कहा था, मैग्ना कार्टा कहा था। इसलिए हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो हमारे देश में मौलिक अधिकार है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भारत का संविधान बना है ये प्रायः दूसरे देश से ही लेकर बनाया गया है। मैक्सिमम जो इसका अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, और अलग अलग देशों से हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें जो अच्छी लगे हमें लेकर संविधान को बनाया है। उसी तरह से अगर मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया है, यानी कि अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, याद कैसे रखेंगे इस चीज़ को कि हम लोगों ने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया है, तो सिंपल सा ट्रिक है कि अधिकार, अधिकार मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर कौन दे सकता है, जो पावरफुल देश हो। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा पावरफुल देश कौन है, अमेरिका है। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है, क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। अच्छा, ये शब्द न्यायालय में परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय, इसका क्या मतलब होता है। न्यायालय में परिवर्तनीय होने का मतलब है कि आप उस बात को लेकर न्यायालय के पास जा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, तो हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए। इसी का मतलब होता है न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, क्योंकि हम लोग मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसके पास जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। यदि हमारा राज्य अगर हमें मौलिक अधिकार ना दे और हमारे मौलिक अधिकार को कम करे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे देखिए हमारे मौलिक अधिकारों को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, इसलिए हमारे मौलिक अधिकार हमको लौटा दिया जाए, हमें मौलिक अधिकार दिए जाए। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, उत्तर होगा हाँ। अच्छा, एक बात और, मौलिक अधिकारों की प्रकृति पूछ लिया जाए कैसी है, तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति होती है निषेधात्मक। ये निषेधात्मक क्या है भाई, निषेधात्मक मतलब नहीं नहीं। आप अगर मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो पूरा मौलिक अधिकारों में नहीं नहीं शब्द आएगा, जैसे कि राज भेदभाव नहीं करेगा, है ना, राज रोजगार देते समय भेदभाव नहीं करेगा, है ना, राज धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा। तो ये जो नहीं 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 शब्द लिखा हुआ मिलेगा हमें किसमें, मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों में। तो ये जो नहीं नहीं शब्द है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, निषेधात्मक। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, निषेधात्मक है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, कुछ बात और याद रखने का लायक, अगर हम लोगों को पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दिया गया है, तो सिंपल सा बात है, राज्य के विरुद्ध दिया गया है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारी यहाँ तक थ्योरी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अब लगाते हैं टेस्ट। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ।
तो पहला प्रश्न है राज्य की परिभाषा मिलती है, तो राज्य की परिभाषा कहाँ मिलती है? 15 में गलत, 16 में गलत, 18 में गलत, 12 में, अनुच्छेद 12 से हो जाएगा हमारा। अगला है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले, देखिए यहाँ पर समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14 से 18। आंसर हो जाएगा 14 से 18, ऑप्शन बी। अगला है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। तो आंसर हो जाएगा हमारा 12 से 35। अगला है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? 7 था, तो ऑप्शन सी। और अभी कितना है? 6। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है? हमने बताया था आपको जॉन लॉक। तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। कहता भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए हैं, कहाँ से लिए? हमने बताया था कि अधिकार मतलब पावर कहाँ से लेते हैं हम लोग? पावरफुल देश से। तो कौन सा देश याद रहेगा? अमेरिका। कहता भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।